Hello students, my name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you a very important topic from a class 9 science book from chapter 5 that is the cytoplasm. ठीक है, इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा न्यूक्लियस के बारे में, प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में. ठीक है, अब हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है. ठीक है, so when we look at the temporary mounds of onion peel as well as the human cheek cells, we can see a large region of each cell enclosed by the cell membrane. तो जब हमने इससे पहले के वीडियोस में देखा, अनियन पील का सेल देखा, हमने चीक सेल्स देखी अपनी गाल की. ठीक है, और जब हमने देखा तो बीच में एक न्यूक्लियस था और बाकी जो है लास्ट में एक मेम्ब्रेन था. ठीक है, और ये जो बीच में मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस और इस साइड जो आप सेल वॉल या जिसको आप कह रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको कह रहे हो, उसके बीच में जो स्पेस है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. ठीक है, इसी स्पेस को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. दिस रीजन टेक्स अप वेरी लिटिल स्टेन. तो ये जो सबसे हल्का स्टेन लिया है यही रीजन जो है आपका साइटोप्लाज्म है. इट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म. ठीक है, द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड कंटेंट रहता है इसी को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. इट ऑल्सो कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज. और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज भी रहती हैं. स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेली का मतलब जैसे न्यूक्लियस है, इसके अलावा भी और भी डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज एक सेल के अंदर होती है, सेल के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, क्योंकि जैसे आपके घर में अलग अलग चीजों को अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग प्लेस है ना. जैसे कि आपके घर में एक किचन है, आपके घर में एक बेडरूम है, एक बाथरूम है, एक बालकनी है, एक ड्राइंग रूम है ना. तो यहाँ पे आप अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं. ठीक है, वैसे ही सेल के अंदर भी बहुत सारे कंपार्टमेंट्स है और इन्हीं कंपार्टमेंट्स को, जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं अलग अलग काम करने के लिए, ताकि मिक्स ना हो जाए, ताकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का उनके ऊपर कम से कम इफेक्ट पड़े. जैसे आपका स्टडी रूम है, आपका स्टडी रूम और ड्राइंग रूम जो टीवी का रूम है वो कंबाइन कर दिया जाए तो या ना ही आप बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे, ना ही आप बहुत अच्छे से टीवी देख पाओगे. मतलब दोनों मिक्स हो जाएगा, है ना, दोनों की एफिशिएंसी पे इफेक्ट पड़ेगा. तो इसीलिए कुछ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर रहती हैं किसी स्पेशलाइज्ड फंक्शन को करने के लिए. तो ये सेल ऑर्गेनेलीज का ये फंक्शन होता है, इसी वजह से वो मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं. लेकिन ये जो सेल ऑर्गेनेलीज जिनकी हम बात कर रहे हैं ये केवल यूकैरियोट्स में होती हैं. प्रोकैरियोट्स में ये सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं. कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो भी सेल ऑर्गेनेली है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होती है और वो किसी स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करती है उस सेल के भीतर में. ठीक है, सो इट ऑल्सो कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज. ठीक है, ईच ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल. कोई ना कोई उनका फंक्शन होता है इस सेल ऑर्गेनेली का. ओके, सो द सेल ऑर्गेनेलीज आर इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स. तो ये सेल ऑर्गेनेलीज कहाँ किससे इनक्लोज होती है? एक मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज रहती हैं. मतलब जैसे जो हमारी सेल है, सेल भी एक मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम कह रहे हैं. लेकिन सेल के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म के अंदर भी छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज हैं और वो ऑर्गेनेलीज साइटोप्लाज्म से अपने आप को अलग रखी हैं एक मेम्ब्रेन बना करके. ठीक है, सो इन प्रोकैरियोट्स बिसाइड द एब्सेंस ऑफ ए डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन. प्रोकैरियोट्स में कोई भी डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं होता, कोई न्यूक्लियस नहीं होता, क्रोमोसोम ऐसे ही उसके साइटोप्लाज्म में ही पड़ा रहता है और उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं. वैसे ही प्रोकैरियोट सेल में और भी जो ऑर्गेनेलीज जो हम बात करें वो नहीं होती है. ठीक है, सो द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर ऑल्सो एब्सेंट. तो ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में, कि प्रोकैरियोटिक सेल में डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज दे आर प्रेजेंट. फाइन. So on the other hand, the eukaryotic cells have nuclear membrane as well as membrane enclosed organelles. Fine. यूकैरियोटिक सेल में ये दोनों चीजें होती हैं.
So the significance of membranes can be illustrated with the example of viruses. तो ये जो membranes है इसका क्या फंक्शन होता है ये जानने के लिए आप उन चीजों को देखिए जिसके पास ये membrane नहीं है. मतलब जैसे किसी चीज का फंक्शन आप जानना चाहते हो कि भाई ये क्या फंक्शन करता है, ठीक है, तो आप ये देखिए कि जिसके पास वो चीज नहीं है तो आपको ज्यादा अच्छे से अंदाजा लग जाएगा कि नहीं इसका क्या फंक्शन है. ठीक है, जैसे बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं, मुझे अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन वो कहते हैं मैम मेरे पास पैसे नहीं है, वी आर वेरी पुअर, वी बिलोंग टू वेरी पुअर फैमिली. सो अब ये आप कह सकते हो कि जैसे हम कह सकते हैं कि पैसे की क्या इंपॉर्टेंस है, तो हम ये कहेंगे कि जिसके पास पैसे नहीं है, मतलब जो बच्चे जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो पढ़ लिख रहे हैं, तो पैसे का क्या वैल्यू है आप उस पर्सन को देखिए जिसके पास पैसा नहीं है और उसका लाइफस्टाइल देखिए, उसके जो उसको दिक्कतें आ रही हैं वो चीजें देखिए, तो आपको पता चलेगा कि नहीं पैसे की क्या वैल्यू है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें कि आप ये सोचिए कि सेल का एक मेम्ब्रेन है जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है, और उस मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है और उसके अंदर भी जो ऑर्गेनेलीज है उनकी भी एक मेम्ब्रेन है. तो ये मेम्ब्रेन्स का क्या फंक्शन हम कैसे पता करेंगे, हम उस चीज को देखेंगे जिसके पास मेम्ब्रेन ही नहीं है, जैसे कि वायरस के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है. ठीक है, तो वायरस इसी वजह से जो है उनके पास कोई लाइफ नहीं होती है. मतलब जब वो हमारे शरीर या किसी ऑर्गेनिज्म के बाहर होते हैं, जैसे किसी सरफेस पे पड़े हुए हैं, ठीक है, नॉन लिविंग चीजों के ऊपर अगर वो हैं तो वो लिविंग नहीं है. तो वायरसेस जो है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आते हैं. वायरस ना तो लिविंग होता है, वायरस ना तो नॉन लिविंग होता है. लेकिन जब वायरस किसी होस्ट या किसी जिंदा ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या कोई भी हो ऑर्गेनिज्म हो, उसके शरीर के अंदर घुस जाता है तो फिर वो जिंदा हो जाता है, ऐसे वो मरा हुआ रहता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं. वो सारा का सारा जो है अपना मेटाबॉलिज्म जो है होस्ट सेल की मशीनरी को यूज करके पूरा करता है. ठीक है, उसके पास खुद का कोई जो है राइबोसोम नहीं होता, उसके पास खुद का कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, उसके पास खुद का कोई जो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है कुछ भी नहीं होता है, उसके पास कोई मशीनरी नहीं है. बस जब वो शरीर के अंदर घुसता है तो बाकी शरीर की जो सेल की जो मशीनरी है, जिसको हम सेल ऑर्गेनेली कह रहे हैं, ये किसी भी सेल की ये मशीनरी है, इसी को यूज करके वो ग्रो करता है और अपना नंबर बढ़ाता है. ठीक है, सो वायरसेस लैक एनी मेम्ब्रेन्स एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ अंटिल दे एंटर अ लिविंग बॉडी एंड यूज इट्स सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई. फाइन, तो इसी वजह से जो है वायरसेस जो है कोई भी साइन ऑफ लाइफ नहीं शो करते हैं जब वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के शरीर के बाहर होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी मेम्ब्रेन्स नहीं रहती, उनके पास कोई केमिकल रिएक्शन ही नहीं हो रहा होता है. ठीक है, मेम्ब्रेन का फंक्शन यही होता है कि जो फंक्शन स्पेशलाइज्ड, जिस फंक्शन को करने के लिए वो ऑर्गेनेली बनी है, उसके ऊपर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का इफेक्ट ना पड़े या कम से कम पड़े और वो रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन सक्सेसफुल हो जाए. तो इसी वजह से वो मेम्ब्रेन बाउंड रहती है. जैसे कि आपका एक स्टडी रूम है, एक रूम अलग बना हुआ है ना, हर रूम से अलग एक रूम बना हुआ है ताकि आप अपनी स्टडी पे फोकस्ड रहें. ठीक है, अगर स्टडी रूम नहीं रहेगा और आप ड्राइंग रूम में एकदम ओपनली आप पढ़ेंगे तो कोई टीवी देख रहा है, कोई खेल रहा है, कोई बातें कर रहा है, तो आपकी स्टडी पे आपका फोकस नहीं होगा, आप बिल्कुल ये अच्छे से काम नहीं कर पाओगे. वैसे ही जो सेल है उसके पास बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत सारी चीजें, जैसे सेल के अंदर डीएनए सिंथेसिस होता है, सेल के अंदर एटीपी बनता है, सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती है, सेल के अंदर इस प्रोटीन की पैकिंग होती है. ठीक है, सेल के अंदर रिपेयर का भी मैकेनिज्म होता है, हमेशा सेल के अंदर कुछ ना कुछ रिपेयर होता रहता है, और रिस्पिरेशन की प्रोसेस होती है. तो ये सारे बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड फंक्शन है. तो किसी भी तरह के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डिस्टर्बेंस आए, इसी वजह से ये सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, इनके अराउंड में एक मेम्ब्रेन रहता है. फाइन, सो अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेटिंग डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. तो ये एक टेबल दी गई है जिसमें कुछ डिफरेंसेस डिस्कस किए गए हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. तो ये एक टेबल दी गई है जिसमें कुछ डिफरेंसेस डिस्कस किए गए हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में. जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल का साइज जो होता है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल. ठीक है, सो जनरली इसका साइज किस रेंज में है, 1 to 10 माइक्रोमीटर. ठीक है, 1 to 10 माइक्रोमीटर में ये लाई करता है. और यूकैरियोटिक सेल जो है वो इसका साइज है 5 to 100 माइक्रोमीटर लाई करता है. फाइन, और न्यूक्लियर रीजन डैश,
ठीक है, एंड नोन एज डैश। न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड नहीं रहता और उसको क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियोइड। वहीं यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर रीजन इज वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं प्रोकैरियोटिक में सिंगल होते हैं, एक ही क्रोमोसोम होता है, वो धागे की तरह पड़ा रहता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अलग अलग रहते हैं। जैसे ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, टोटल 46 क्रोमोसोम्स है जो कि पेयर्स में होते हैं, इस वजह से हम इसे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स कहते हैं। और चौथा डिफरेंस है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। वहीं यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेलिज हैं दे आर प्रेजेंट। फाइन, अब हम कुछ सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में पढ़ लेते हैं कि सेल ऑर्गेनेलिज होते क्या है। अभी तक तो हम डिस्कस कर रहे हैं सेल ऑर्गेनेली का स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है, तो अब हम थोड़ा सा एनसीईआरटी को भी डिस्कस कर लेते हैं। एवरी सेल हैज ए मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो हर एक सेल के पूरे चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ताकि वो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अपने कंटेंट को सेपरेट रख सके, ठीक है, अलग रख सके, ताकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कोई उसके ऊपर प्रभाव ना पड़े, ठीक है, या वो उस प्रभाव को कंट्रोल कर सके। जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कंडीशंस हैं उसको वो कंट्रोल कर सके, इसी वजह से वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी रहती है सेल। So large and complex cells, including cells from the multicellular organism, need a lot of chemical activities to support their complicated structure and function. तो जितनी जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे सेल्स की जो स्पेशलाइजेशन है बढ़ती जाएगी, जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो लेस स्पेशलाइज्ड है, उतने कॉम्प्लेक्स नहीं है एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में और भी ज्यादा फंक्शन करने पड़ते हैं और यूकैरियोटिक सेल जनरली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास होती है। तो इन सेल्स को बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शंस, बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज करनी पड़ती है ताकि वो सेल की लाइफ को और या ऑर्गेनिज्म की लाइफ को सपोर्ट कर सके, ठीक है। तो इसी वजह से वो अपने आप को मेम्ब्रेन बाउंड रखती हैं, ठीक है। टू keep these activities of different kinds separate from each other, these cells use membrane bound little structures or organelles within themselves. तो ये different activities, different kind की जो activities सेल के एक ही सेल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज चलती है, तो ये एक्टिविटी आपस में मर्ज ना हो जाए, इस वजह से वो बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज रखती है जिसके कि अंदर ये स्पेशलाइज्ड फंक्शंस परफॉर्म वो करती है, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। डिस्टिंग्विश मतलब अलग करता है, ठीक है, डिस्टिंग्विश करना यानी अलग करना, अंतर बताना, ठीक है। तो यही एक फीचर है जो प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं, वहीं यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। फाइन, सो सम ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज आर विजिबल ओनली विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जैसे अभी हम जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप देख रहे थे सेल्स का स्ट्रक्चर, उसमें जो न्यूक्लियस है वो एकदम डॉट जैसे दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनेलीज है ये तो न्यूक्लियस से भी साइज में बहुत छोटी हैं, तो ये कैसे दिखेंगी हमको खुली आंखों से या माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखती हैं। तो इसके लिए और हाई रेजोल्यूशन पावर का माइक्रोस्कोप चाहिए जिसको कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाइट को ना यूज करके इलेक्ट्रॉन्स को यूज करता है ताकि हम उससे और भी छोटी से छोटी चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। तो वी हैव टॉक अबाउट द न्यूक्लियस इन अ प्रीवियस सेक्शन। सम इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज विच वी विल डिस्कस नाउ आर। इससे पहले की वीडियो में हमने न्यूक्लियस भी एक सेल ऑर्गेनेली है, उसको हमने डिस्कस किया। अब हम और कुछ इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज को डिस्कस करते हैं जो कि, और उनका फंक्शन भी डिस्कस करते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती हैं। और ह्यूमन, हम भी जितने भी एनिमल्स हैं वो सब यूकैरियोटिक होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, केवल बैक्टीरिया जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है, ठीक है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी एक सेल ऑर्गेनेली है, इसकी क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये भी हम अभी देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप ये सब याद कर लीजिए, ठीक है, ये सब भी पूछा जा सकता है, नेम 2 और 3 सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। तो ये आपके कोर्स में है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये 5 सेल ऑर्गेनेलीज और एक न्यूक्लियस 6।
तो ये 5 से 6 सेल ऑर्गेनेलीज आपको इस चैप्टर में पढ़नी है. दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शंस इन द सेल. क्रूशियल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट दीज सेल ऑर्गेनेलीज सेल एग्जिस्ट ही नहीं करेगी या सेल डाई कर जाएगी अगर इन सेल ऑर्गेनेलीज में कुछ भी गड़बड़ हुई तो ये बहुत ही क्रूशियल सेल ऑर्गेनेलीज है किसी भी सेल के अंदर. तो अब वन बाय वन हम सबको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको कि हम शॉर्ट में ER भी लिखते हैं. ठीक है. सो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स. तो ये न्यूक्लियस से बिल्कुल चिपका हुआ रहता है. एक तरीके से आप जब इसका स्ट्रक्चर देखो तो बिल्कुल न्यूक्लियस से सटा हुआ रहता है और ये ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस से लगता है कि जैसे ट्यूब्स निकले हुए हैं. ठीक है, उस तरह का स्ट्रक्चर शो करता है. इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्स और राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स, वेसिकल्स. ठीक है, इस तरह का जैसे आप फिगर में देख सकते हो ना, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. द ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसकी जो मेम्ब्रेन होती है इसका भी स्ट्रक्चर वैसा ही होता है. ठीक है, तो ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है एक तरीके से है. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी 2 तरीके के होते हैं. एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है जिसको हम RER कहते हैं. R मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको कि हम SER कहते हैं. अब रफ क्यों कहते हैं, स्मूथ क्यों कहते हैं? ठीक है, तो हमारी बॉडी में एक और एंटिटी होती है जिसका की नाम है राइबोसोम्स. ठीक है, ये राइबोसोम्स आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम्स के अंदर ही प्रोटीन सिंथेसिस होती है. तो कुछ राइबोसोम्स जो है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से बिल्कुल अटैच रहता है, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बहुत सारा राइबोसोम्स जो आके चिपक जाता है. ठीक है, दाने की तरह. तो ऐसा लगता है कि जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस रफ हो गया है. ठीक है, तो इस वजह से उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. लेकिन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से थोड़ा दूरी पे है वो उसके ऊपर ये राइबोसोम्स नहीं चिपके रहते हैं, तो इस वजह से हमने उसका नाम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया हुआ है. ठीक है, सो RER लुक्स rough under a microscope because it has particles called ribosomes attached to its surface. Fine. So the ribosomes which are present in all active cells are the site of protein manufacture. तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि what are the sites of protein manufacture और what are the sites of protein synthesis. तो आंसर क्या होना चाहिए? राइबोसोम्स. राइबोसोम्स के अंदर ही हमारी बॉडी में जितनी प्रोटीन बनती है सब राइबोसोम के अंदर ही बनती है. ठीक है, these are the sites of protein synthesis. So the manufactured protein are then sent to various places in the cell depending on the need. तो जो भी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है इस राइबोसोम के ऊपर वो सेल्स के ही डिफरेंट हिस्सों में भेजी जाती है जहां पे भी उसकी जरूरत होती है, उस प्रोटीन की जरूरत होती है. सो यूजिंग द ER. तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ट्यूब्यूलर नेटवर्क है, जब प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है इसी ट्यूबुलर नेटवर्क के अंदर वो प्रोटीन जाता है, वहां पे उसका प्रोसेसिंग होती है, पैकेजिंग होती है और वो सेल के डिफरेंट हिस्सों में इन्हीं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के से होते हुए आगे बढ़ता है और पहुंचता है जहां पे भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है. सो द SER हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स. अब ये तो हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमने फंक्शन देख लिया. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड. ठीक है, फैट और लिपिड मॉलिक्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल है. ओके, सो सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन. तो इस तरीके से आपने देखा कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस की साइट हो गई है एक तरीके से. वहां पे प्रोटीन क्योंकि राइबोसोम्स है, फिर जो स्मूथ है वहां पे लिपिड की सिंथेसिस होती है. तो ये अल्टीमेटली जो प्रोटीन बना, जो लिपिड बना, ये जाते हैं डिफरेंट हिस्सों में सेल के और कई बार ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके स्ट्रक्चर में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को भी ये बनाने में मदद करते हैं क्योंकि कहाँ से प्रोटीन आएगा, कहाँ से लिपिड आएगा, तो ये प्रोटीन और लिपिड वहीं से कंबाइन होके जाते हैं. ठीक है, सो सम ऑफ दिस प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन. दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. बायोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन होता है. ठीक है,
इसी प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी कहते हैं। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। तो जो भी हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं वो बेसिकली नेचर में क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो मतलब प्रोटीन एक रॉ मटेरियल है, ठीक है, उसकी सिंथेसिस राइबोसोम्स करता है। अब वो प्रोटीन क्या बनेगा, वो प्रोटीन एंजाइम बनेगा, वो प्रोटीन हार्मोन बनेगा, क्या बनेगा, ये उसकी पैकेजिंग और सेल की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहीं से हम और जब मेम्ब्रेन्स पढ़ेंगे और जब हम ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे तो हम उनका भी फंक्शन पढ़ेंगे कि ये जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ, लिपिड सिंथेसाइज हुआ, ये जब आगे बढ़े तो उनमें इनकी पैकेजिंग हुई, उनका फंक्शन डिसाइड हुआ, तो आगे वो कैसे पहुंचे अपनी रिक्वायर्ड साइट के ऊपर, ठीक है। सो अनदर although the ER varies greatly in appearance in different cells, it always forms a network system। तो कुछ सेल्स में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं, लेकिन जनरली इनका स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके से होता है, जैसे ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर रहता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जस्ट न्यूक्लियस से सटे रहते हैं। यहाँ पे देखिए डॉट डॉट दिख रहा है, ये जो डॉट डॉट दिख रहा है ये राइबोसोम्स इसके ऊपर है। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये ब्राउन वाला, और ये स्मूथ वाला जो है ये यहाँ पे, इसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं है। तो ये एनिमल सेल के अंदर आप देख सकते हो इस तरीके से है। सो दस वन फंक्शन ऑफ ईयर इज टू सर्व एज चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स स्पेशली प्रोटीन्स। तो एक फंक्शन और हो सकता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये चैनल की तरह एक्ट करता है। जैसे रेलवे की पटरियां है ना, रेलवे की पटरियां मदद करती हैं ट्रेन को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए, वैसे ही ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसी के अंदर ये प्रोटीन और लिपिड मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं और इसी ट्यूब्स की मदद से डिफरेंट हिस्सों में पहुंचते हैं, एक तरीके से चैनलाइज करते हैं ये प्रोटीन्स को, ठीक है। सो बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस एक चैनल का काम करते हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर किसी प्रोटीन को जाना है तो इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए वो जाएगा। The ER also function as a cytoplasmic framework, providing a surface for some of the biochemical activities of the cells। तो बहुत सारी biochemical activities भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होती है, ठीक है। So in the liver cells of the group of animals called vertebrates, SER plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs। तो हम जैसे कोई दवाई खाते हैं, ठीक है, हमने कोई दवाई खाई जैसे पैरासीटामोल खाया या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खाया, थोड़े टाइम के बाद आप देखते हो कि आपका टॉयलेट का कलर चेंज हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपने क्या खाया है, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हर एक सेल के अंदर रहती है, ठीक है। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बॉडी के डिटॉक्सिफाइंग में जो अननेसेसरी, अनवांटेड या जरूरत से ज्यादा चीजें हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है उनको डिटॉक्सिफाई कर देता है, शरीर से बाहर निकालने का काम भी के रोल में भी ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफी रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो आप, ये है स्ट्रक्चर प्लांट सेल का। इसमें भी आप लोकेशन देख सकते हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। फाइन। सो आई होप कि आपको अभी तक का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।